सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, कराची के मसाइल का नोहा लिखना आसान नहीं है। रूह काम जाती है, कलम की स्याही ख़त्म हो जाती है, पर इस शहर नापुरसा के मसाइल ख़त्म नहीं होते। गुज़श्ता कुछ रोज़ से मुल्क भर में शदीद धुंध छाई थी। नमाज़ें इस्तिस्का की अपीलें की जा रही थी। मुल्क में बारिशें न होने के सबब कहत साली के खदशात भी जाहिर किए जा रहे थे। फिर मौसम बदला और मुल्क भर में बारिशें शुरू हुई और शहरी कायद में भी मौसम खुशगवार हो गया। लेकिन गुज़श्ता रोज़ महज 1 घंटे के लिए कराची में मींह जमकर बरसा और 1 से 1.5 घंटे में पूरा कराची पानी पानी हो गया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। शहर के बासी पनाह की तलाश में मारे मारे फिरते रहे, लेकिन अफसोस के इस शहर को ओन करने के बुलंदोबाग दावे करने वालों ने अब भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों से इनको फुर्सत नहीं मिल रही। तो इस तमाम तर सूरत हाल में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कराची की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, और क्या इस तमाम तर सूरत हाल में पीपल्स पार्टी और MQM के वोट बैंक पर असर पड़ेगा? ये सवाल लेकर आज मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। पैनल का मैं तारुफ करवा दूं। आज हमारे साथ पैनल पे नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, हमाद रोहेला इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के थ्रू मौजूद हैं, ज़ाहिर शाह साहब भी हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं। मैं तमाम अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। नज़ीर लगारी साहब, चूँकि आप अभी कराची में मौजूद हैं और यहाँ की तमाम तर सियासत से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं, करीब से देखते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका और वोट बैंक पर असर पड़ेगा क्या? कल तो हम प्रोग्राम करके निकले तो फिर बारिश शुरू हो गई और बारिश खासी जमकर बरसी है। पिछले मैं यहाँ इस शहर में जो है वो तकरीबन लगभग 60 साल से ज़्यादा अरसे से इस शहर में हूँ मैं, और बारिशें सर्दी के मौसम में कम होती हैं, लेकिन इस बार अच्छी खासी बारिश हुई है। आपने 1 घंटा कहा, लेकिन मुझे तो रात भर भी बारिश की आवाज़ सुनाई देती रही और सुबह के वक्त तो फिर बारिश तेज़ हुई। नहीं, वो 1 घंटे के बाद ही पानी इतना इकट्ठा हो गया तो फिर हाँ, 1 घंटे के बाद भी पानी इकट्ठा हुआ, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब मैं आ रहा था तो पानी जमा नहीं था। यानी ये सूरत हाल तो थी कि पानी जो हम समझते थे कि जनाब ऐसा होगा कि फिर तो हम ऐसा होता रहा है, पहले भी हुआ है कि हम फिर घर से शहर तक पहुँचने में या ऑफिस तक पहुँचने में हम बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि पानी सड़कों पर आते हुए नहीं था। जाहिर है जब बारिश जमकर हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, तो ऐसा भी लोग घरों में नहीं पहुँचे, गाड़ियाँ बंद हो गई। और अभी हम सुन रहे थे कि कुछ अर्सा पहले लाहौर में बारिश हुई तो बिल्कुल यही हाल था। लाहौर में तो लोग घरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये हमारे शहरों में होता है, और कराची को जब बारिश होती है तो हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और हम चढ़ दौड़ते हैं तमाम इदारों के ऊपर, चाहे वो लोकल बारिश के इदारे हों चाहे सूबाई, लेकिन होना चाहिए। अब तो कम से कम इस ब्लेम गेम से निकलना चाहिए। अब शहर को डिलीवर किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का पहला साल चल रहा है शहर का इक़्तिदार संभाले हुए। उससे पहले 50 साल में पार्टी 50 साल से ज़्यादा अरसे में पार्टी आती तो रही है कई बार, लेकिन शहर का इंतज़ाम इनके पास नहीं रहा है। अब शहर का इंतज़ाम भी इनके पास है। अच्छा, शहर का इंतज़ाम नहीं है तो सूबे का इंतज़ाम तो इनके पास है, और फंड्स भी सूबे के इनके पास है, तो वो भी उनको चाहिए कि वो शहर को दें। और वो जो थर्ड टियर को हम इग्नोर कर रहे हैं, अगर अब इग्नोर करते हैं तो फिर हमारे शहर जो है अब उनके अंदर ये गुंजाइश नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, चाहे वो शहर कोई सा शहर भी हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो फैसलाबाद हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे इस्लामाबाद हो, तो वहाँ इस्तिताअत नहीं है कि आप जो है अगर शहरों में आप इंतज़ाम नहीं करते हैं, प्रॉपर बल्दियाती सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करते हैं, तो फिर आप जो है वो शहरों से कुछ चीज़ हासिल नहीं कर सकेंगे, मसाइल हो जाएंगे। शहर हमारे तमाम शहर जो हैं मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। ओके, एहतशाम साहब, आप चूँकि वफाकी दारुल हुकूमत में बैठे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल, किस तरह से आप देख रहे हैं कराची की सूरत हाल को? कुछ आपको बदलाव यहाँ का दिखा? जिस तरह से लगारी साहब ने भी इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई कि जो पहले हम हालत देखते थे, हालत जार, वो इस बार नहीं है, लेकिन अब तक सिस्टम को फिक्स क्यों नहीं किया गया? कौन जिम्मेदार है? देखिए आमना, मैं अभी देख रहा था कि जितनी बारिशें हैं इससे पहले कराची में हुई हैं, वो यही कहा जा रहा है कि जी फरवरी के महीने में इतनी शदीद बारिश नहीं हुई,
कि 250 से ज़्यादा सड़कें जो है ना वो पानी में डूबी हुई हैं और बुरा हाल है, और बिजली भी गायब है, और मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर है वो भी गायब हैं, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब का ट्विटर भी जो है ना, ट्विटर हैंडल भी खामोश है, इस पर उन्होंने नहीं बात की। ये तो खैर नाइटर रोड पे बात हो रही है, लेकिन सारी सियासी जमातें जो है ना वो एक दूसरे को ब्लेम दे रही है। खास तौर पे हमने देखा पीपल्स पार्टी और MQM। अभी आप देख लें, पिछले कम से कम 20-25 साल से दोनों इस शहर पे हुकूमत कर रही हैं। अब तो इतना गुस्सा है MQM को, तो वो कह रहे हैं जी कि हम तो इक़्तिदार में आके आर्टिकल गालिबन 166 कोट करते हैं कि हम ये इसको बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म कर देंगे। ऊपर से वो जमात इस्लामी के नईम रहमान साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी 2 अरब रुपया इस काम के लिए रखा जाता है कि नकासी के लिए और इस तरह के कामों के लिए, वो किधर है, वो किधर चला जाता है। इनडायरेक्टली कह रहे थे खा पी जाते हैं। तो सवाल तो इस वक्त ये है कि कराची इतना बड़ा शहर है, आप देखें आज भी हम देख लें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, इसके हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आज आप देख लें वहाँ के कारोबारी लोग जितने परेशान हैं, बाकी लोग तो हैं ही हैं, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कारोबार करते हैं लोग, वो एक परेशानी में है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि ये बजाय इसके, जो लगारी साहब बिल्कुल यही कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं कि ब्लेम गेम से हम निकलने के लिए तैयार नहीं। भाई हर पार्टी, सियासी पार्टी जो है ना वो अपना रोल प्ले करे, तब बात बनेगी। अगर आप अभी सवाल पूछ रही थी, आप पूछ रही थी कि इससे कोई इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा, तो हमने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे लोग जो है ना वो इन चीज़ों को देखते ही नहीं है। वो तो जिस तरीके से माइंडसेट बने हुए हैं लोगों को, जिस अंदाज से उन्होंने एक दूसरे को वोट देना है, जिस जमात को देना है, जिस धड़े को देना है, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि शहर का क्या हाल है। तो सारे इतने पोलिटिसाइज हैं, इस पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है आपको कि इलेक्शन आ रहा है, लोग सवाल तो उठा रहे हैं, सब जगहों पे उठा रहे हैं, जवाब उनको नहीं मिल रहा। वक्त आ गया कि वाइजली चूज किया जाए। हमाद, आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? कुछ बदलाव आएगा? अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब सोच समझ के इस जानिब देखेंगे कि कराची की सूरत हाल अब अभी तक बेहतर नहीं हो पा रही। जी, आप ठीक कह रही हैं। लोगों में काफ़ी शऊर आ चुका है। हमारे इदारों में जो निजी इदारे हैं उनमें भी कुछ आवाज़ उठाने लग गए हैं, NGOs आवाज़ उठाने लग गई हैं। ज़्यादातर मसला ये अर्बन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट का है, और ये मसला सिर्फ कराची की हद तक महदूद नहीं है। कुछ अर्सा पहले जैसे हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी क्लाउड बर्स्ट का एक हुआ था इंसिडेंट, जहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया था। जैसे सर ने बताया कि लाहौर में भी पानी ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है। और अगर हम दुनिया भर में नज़र दौड़ाएं तो सितंबर 2023 में शायद न्यूयॉर्क में भी ये रेन स्टॉर्म आया हुआ था, जिसकी वजह से फ्लडिंग हुई। उससे एक साल पीछे जाएं तो लंदन में के भी कुछ हिस्सों में पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है। तो बारिश आता है तो पानी आता है, लेकिन पानी उनका वापस जल्दी चला भी जाता है। हमारी तरफ क्यों नहीं जल्दी वापस पानी जाता? उसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी हो सकती है कि हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है और सीवरेज सिस्टम है, ऑल्दो प्लानर्स ने तो इसको प्लान बेहतर तरीके से किया था, इसको सेपरेट रखा था, लेकिन लैक ऑफ इन्फोर्समेंट की वजह से शायद वो दोनों जो है अब मिक्स हो चुके हैं। अब लोग अपना ड्रेनेज वाटर सीवरेज के पाइप्स में डाल रहे हैं और सीवरेज का पानी ड्रेनेज के पानी पाइप्स में भी आ रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम निज़ाम दरम बरम हो चुका है। दूसरा जो इंतज़ामी ढांचा है वो इतना ओवरलैप्ड है कि हम किसी को एक आम आदमी आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता, क्योंकि जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई बल्दियात ने करनी है, छोटों की म्यूनसिपल्स ने करनी है, म्यूनसिपालिटीज़ ने, और फिर जो सीवरेज है वो एक सूबाई जो है टॉपिक है और वो उसकी पावर्स KWSP के पास हैं। तो ये इतनी ओवरलैपिंग है इंतजामी ढांचे में भी, इसको भी स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर शाह साहब, सबसे ज़्यादा तो आयरनी ये थी कि कल हम देख रहे थे सड़कों पर कि एक जानिब बैनर्स लगे हुए हैं तमाम जमातों के, सियासी कैंपेन, और इलेक्शन के बिल्कुल करीब बारिश के बाद जो शहर की सूरत हाल खुलकर सामने आई है वो एक बड़ा तमाचा था। कैसे देख रहे हैं आप? वोट बैंक किस हद तक असरअंदाज होगा? देखिए, मतलब कराची का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कराची के मसाइल इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर के थे, और दूसरा इसकी डेवलपमेंट का इशू भी, और जो अर्बन सिटीज़ हैं उसमें जो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है, माइग्रेशन है, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों की तरफ इधर आते हैं, शायद वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन इस वक्त अगर सियासी जमातों को देखें तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि जो आप उनका लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था, जो सिक्योरिटी का जो निज़ाम था, उसको भी सियासी अंदाज से जो है ट्रीट किया जाता है और उस पर बाकायदा सियासत की जाती है। इससे पहले देखें लास्ट टाइम जो मेयर के इलेक्शन थे, MQM और पीपल्स पार्टी, किस तरीके से उन्होंने जो है वो नॉन इशूज़ के ऊपर बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट किए।
अब इस वक्त अगर कराची के साथ साथ बाकी पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो सियासी जमातों की प्रायोरिटीज क्या है। देखिए, इन्होंने अवाम को अभी भी रोटी के पीछे, कपड़े के पीछे और जो जरूरियात ज़िंदगी है उसके पीछे लगाया हुआ है। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, क्यों इतनी बारिशें हुई फरवरी में, जैसे लगारी साहब ने कहा, कभी इतनी नहीं हुई थी और अब हुई है। इस तरह ओवरऑल देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लेट 1 मंथ लेट जो है बर्फबारी का जो इस वक्त सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। तो हमारी सियासी पार्टियों को ये देखना होगा कि जो इस वक्त मॉडर्न चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश है, पाकिस्तान के खासतौर पर अर्बन सिटीज़ को, वो मेरे ख्याल में उनकी प्लानिंग का हिस्सा होने चाहिए। और अब इनको वाकई उस रिवायती सियासत से निकल कर ओवरऑल एक्सपर्ट ओपिनियन भी होनी चाहिए कि आया अर्बन सिटीज के अंदर इस किस्म के मसाइल क्यों पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने बड़े अच्छे नुक्ते की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है कि अब ये जो रवायती सियासत से हटे माहिरीन हैं, ऐसे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको लाना पड़ेगा। ऐसे ही सारे सूरत हाल में हम देखें कि सियासी जमातों ने कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की मुतादिद नशस्तों पर ताजर और सनतकारों को नामजद किया है। इन सियासी जमातों में पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, GDA, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, PTI और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जमातें भी शामिल हैं। तो इस ट्रेंड्स को हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो किस तरह से देख रहे हैं, ये सवाल लेकर मैं सबसे पहले बढ़ूंगी लगारी साहब की जानिब। लगारी साहब, ये बड़ी खुशाइंद बात भी है, अभी जाहिर शाह शराजी साहब ने जहाँ पर अपना पॉइंट एंड किया कि एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा, तो आप किस तरह से इस ट्रेंड को देखेंगे? ये ट्रेंड मुनासिब है, लेकिन वो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पहले से ही जमे जमाए लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पहले भी सियासी जमातों में खासे फ़ाल रहे हैं और वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ट्राइबल बैकग्राउंड के लोग भी कराची में हैं, फ्यूडल बैकग्राउंड के लोग भी कराची में हैं, मर्केंटाइल सोसाइटी के लोग भी हैं, ट्रेड और बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग भी हैं और इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपील वो चीज़ करेगी लोगों को जो ये समझेंगे कि लोगों को डिलीवर करे। असल बात यह है कि जैसे जाहिर शाह साहब कह रहे थे, हमारे यहाँ कराची जो है वो डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं इस शहर के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए, मुख्तलिफ सूबों से आए हुए लोग हैं। वो यहाँ पर अपने मसाइल, अपनी भूख, अपनी बेरोज़गारी लेकर आते हैं और इस शहर के अंदर कोई और असासा लेकर नहीं आते हैं, फाइनेंस लेकर नहीं आते हैं, दौलत लेकर नहीं आते हैं। ज़ाहिर है हमारे पास जहाँ जहाँ जो चीज़ फैली हुई है, भूख फैली हुई है, अफराद फैली हुई है, गुर्बत फैली हुई है, बेरोज़गारी फैली हुई है, तो वो इसके इलाज के लिए शहर में आते हैं तो चारों तरफ फैल जाते हैं, फिर इसकी प्लानिंग नहीं होती है शहर की। तो जाहिर है अब ये लोग जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, अगर ये शहर के, अगर दूसरा मसला ये भी है कि शहर की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, कोई भी पार्टी ये नहीं समझती है, या कोई यहाँ रहने वाले लोग भी ये नहीं समझते हैं। गली में कचरा पड़ा है कोई परवाह नहीं है, गली में पानी बह रहा है कोई परवाह नहीं है, गली के अंदर अगर कब्जा हो रहा है तो कोई परवाह नहीं है, एक शख्स जो है अपने घर की हुदूद बढ़ा रहा है तो इसकी परवाह कोई नहीं करता है। भाई ये शहर जो है ये कलेक्टिव एक मिल्कियत है, लोगों की इज्तिमाई मिल्कियत है, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। तो लोग इसको बाकायदा अमलन ख़राब भी करते हैं। यानी इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी जो आप कह रहे हैं सनतकार और ये नहीं, मेरा ख्याल है कि तब्दीली आ सकती है। असल बात तो इंटेंशन क्या है, करना क्या चाहते हैं सियासी पार्टियां, क्या करना चाहती हैं, डिलीवर क्या करना चाहती हैं वो। एहतशाम साहब, योर टेक ऑन इट। ना मुझे लग रहा है अभी जो माजद के साथ अभी बात हो रही थी कि जो हमारे प्लानर्स हैं उन्होंने प्लानिंग की है, नहीं की प्लानिंग। अभी देखें सिंध को आप देख लें, यूनाइटेड सिंध को देख लें, जब ये बम्बई और कराची एक था, बम्बई में उन्होंने, बम्बई या मुंबई जिसको कहते हैं, उन्होंने वहाँ टाउन प्लानिंग करके ओवरऑल शहर को बड़ी हद तक ठीक कर लिया था। हमारा ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम को कभी देखा ही नहीं गया। उसकी वजह यह है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग ये कहा करते थे कि जी कराची का मौसम आबो हवा ऐसी है कि यहाँ पे तो बारिशें नॉर्मल हालात में भी नहीं होती। लेकिन आप देख लें दुनिया तब्दील हो रही है, क्लाइमेट चेंज। आप देखें कल सऊदी अरब में कोई सोच सकता था बारिश, तो बारिश वहाँ पे रियाज में बाकी जगहों पे इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है, तो यहाँ इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। मेरा अपना ख्याल है कि इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग के लिए आगे आना चाहिए, जो एक अरसे से नहीं हो रहा। अब सवाल जो आप पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है एक बड़ा खुशाइंद इजाफा है हमना कि ये ताजर बरादरी, ट्रेड बरादरी को जिस तरीके से स्टेक होल्डर के तौर पे सामने लेके आए हैं लोग कि जी ये भी आए इसमें पार्टिसिपेट करें, इलेक्शन लड़े। तो मेरा ख्याल है जिस तरह सियासी लोगों पे तो शायद बावजूद इस बात के लोग पोलिटिसाइज हैं, जिस अंदाज से मार्जिनलाइज लोग हैं, वो तो जो पार्टियां उनको कहती हैं वो उनकी बात सुन रहे होते हैं। लेकिन इस दफा उन पे भी जिम्मेदारी आएगी, उनका भी अपना बहुत बड़ा स्टेक है कि किसी तरीके से वो शहर को इस तरह बेहतर करें, क्योंकि कारोबार नहीं हो रहा
तबाही फिर रही है हर तरफ अब सियासी हालात की वजह से। और फिर से पहले आप देख लें कसर तक जो कराची शहर जिस अंदाज से हमने देखा इलाकाई तंजीमें और दूसरे लोग इसको किस तरह एक्सप्लॉइट करते नहीं है, तो मेरा ख्याल वक्त आ गया कि अब ये कराची में बिजनेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने का तो बड़ा वाज़ेह तौर पे मतलब यह है कि जी ठीक है किसी हद तक तो ये नो कॉन्फिडेंस तो है ना माजरत के साथ पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों पे, और ये अगर आते हैं अपना रोल प्ले करते हैं मेरा ख्याल है डेफिनेटली इसका एक अच्छा असर पड़ेगा। इसका अच्छा असर पड़ेगा। शाह साहब आप भी देख रहे हैं कि ये एक अच्छा ट्रेंड है क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करके देता है और ये कारोबारी जो तबका है इसका आना पॉलिटिक्स में ये आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी था? मेरी राय ये है कि ये इनडायरेक्टली पहले भी पॉलिटिक्स के अंदर रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह बिल्कुल ये इससे पहले भी मुझे बहुत सारे सियासतदान सेनेट में रहे हैं, सॉरी बिजनेसमैन कराची के, इस्लामाबाद, लाहौर, दूसरे बड़े शहरों के, वो इलेक्शन भी लड़ते रहे। इस दफ़ा पॉलिटिकल पार्टीज ने एक बार फिर ट्रेंड चेंज किया है। वो ना सिर्फ कराची के हद तक बल्कि आप ओवरऑल पाकिस्तान में देखें, केपी के अंदर देखें, लाहौर के अंदर देखें, तो अपनी जो हम कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकली जो पार्टी फॉलोअर्स थे उनकी बजाय इलेक्टेबल्स और उन लोगों को जो कि शायद पैसे वाले हैं, इनमें बिजनेसमैन भी हैं, इनमें इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं, इनमें लैंड बिजनेस के अंदर जो लोग हैं वो भी हैं। ट्रेंड अच्छा है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि इससे शायद मसाइल को पार्लियामेंट की हद तक अंदर जाके लिटरली जो है उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल फिर ये देखना होगा कि आया ये बिजनेसमैन है क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज के इन्फ्लुएंस के तहत रहेंगे, उनकी मर्जी से काम करेंगे, अपनी इनकी इनपुट होगी। इससे पहले देखें इस्माइल साहब बड़े बिजनेसमैन थे, वो शायद हैं भी। बाकी इस तरह के ओवरऑल देखा जाए PMLN के अंदर बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो कि सियासत कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का फोकस मेरे ख्याल में वो मसाइल नहीं रहे। आम लोग अगर सियासत के अंदर आएंगे, पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो चीज़ों के ऊपर फोकस रहेंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो शायद एक एडवाइजरी रोल अदा करते हैं मुल्क के अंदर किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हिसाब से या इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करते हैं, वो पैसे देते हैं, चंदा देते हैं। तो मेरे ख्याल में वो रोल कर रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस दफा जिस तरीके से और बाकी के सनतकार और दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया गया शायद इसका कोई इम्पैक्ट आएगा, लेकिन फिर देखना ये होगा कि अगर ये जाके आया अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, अपने बिजनेसेस को करते हैं, या वाकई वो इस मुल्क के अंदर कोई माशी इनकलाब लाना चाहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है हमाद, आप अग्री करेंगे हमारे बाकी पैनलिस्ट से, और अगर इससे कुछ चेंज आएगा तो किस हद तक आएगा? जी बिल्कुल, पहले मैं थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन भी देता चलूँ। मेरे कहने का मकसद ये था कि एक बेसिक जो गलती है प्लानिंग में वो नहीं की गई कराची की हद तक, उसके बाद अनप्लान्ड ग्रोथ शहर में ज़रूर होती गई है, जबकि हमने बाकी शहरों में देखा है, इस्लामाबाद जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, इसके मास्टर प्लान में कचहरी बनाई ही नहीं गई थी। उनको अंदाजा ही नहीं था कि शायद यहाँ पे लोगों के भी कोई मसाइल ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो कचहरियों में उनको जाना पड़े। तो जहाँ हम अगर कंपेयर करते हैं उस यार्ड स्टिक से कि जहाँ पर प्लानिंग की इतनी बेसिक गलतियाँ हुई हैं, वहाँ कम से कम इन्होंने इस चीज़ को सेपरेट रखा, उसके बाद उसको मेंटेन कर नहीं कर पाए, उसको आने वाले जो मजीद पॉपुलेशन बढ़ती गई उसके लिहाज से ठीक नहीं रखते पाए, उसमें बहुत गुंजाइश है। सर ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन जी, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, हर जो है वॉक ऑफ लाइफ से लोगों को आना चाहिए। पहले भी आते रहे हैं, अगर आप देखें तो लेट 1800s में जोसेफ चैम्बरलेन जो एक ब्रिटिश पॉलिटिक्स में आए थे, वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो आए थे। फिर अगर हम रिसेंटली देखें तो माइकल ब्लूमबर्ग साहब हैं जो कि 3 बार न्यूयॉर्क के मेयर भी रह चुके हैं। फिर इसी तरीके से मिट रोमनी, वो भी एक जो है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फर्म शायद चलाते हैं, वो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आना चाहिए इन लोगों को। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ही रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी शख्सियत पे भी एक जो होता रहा है एतराज़, वो ये रहा है कि जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, जो पॉलिटिकल पेशेंस है, वो शायद बिजनेसमैन लैक करते हैं। तो अगर ये लोग उस पेशेंस के साथ और वो चेंज इन पर्सनैलिटी ला सकते हैं तो इनको ज़रूर सामने आना चाहिए, बल्कि इनको क्या असातिज़ा को आना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं PTI में बहुत ज़्यादा वकला आगे आ गए हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ से लोगों को आना चाहिए। और मेरे ख्याल से ताजिर बरादरी को तो ख़ास तौर पे इसलिए आगे आना चाहिए क्योंकि हमारे माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो जो भी हमारी माशियत के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, शायद वो कुछ बेहतर इनपुट दे सके और हमारे मसाइल का हल निकाल सके। तो लगारी साहब, ताजरों पर कितनी बड़ी अब जिम्मेदारी आयद होती है, ताजरों पर, कारोबारी हजरात पे जो अब नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, जब ऐवान में बैठेंगे तो आप समझते हैं कि ये इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकेंगे?
असल बात ये है कि उनके आने से उनकी अपनी कम्युनिटी में उनका ट्रस्ट बहाल होगा। तो वो पाकिस्तान का जो असल मसला तो ये है कि हमारे यहाँ से रेवेन्यू, बहुत से सेगमेंट्स ऐसे हैं जो रेवेन्यू में नहीं आते हैं, वो नेट में नहीं आते हैं, और टैक्सेस के नेट में आते हैं, उनको उस नेट में लाएंगे। असल लोग खौफजदा होते हैं। लोगों को एक तो कॉम्प्लिकेटेड तरीक़ाकार है हमारा जो रेवेन्यू का है, और उन्होंने फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो लोगों का सर में दर्द हो जाता है कि कैसे इसको पुर किया जाए। बिल्कुल। अगर आप जो भी आपकी आमदनी है अगर आप स्टेट के साथ शेयर करते हैं तो उससे खौफजदा होने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी किस्म के खौफ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक दुकान लेकर किराए पर लेते हैं और उसके 10% या उससे भी कम पर आप 10,000 की दुकान है, 1,000 अगर आप सालाना या उस हिसाब से जितना भी देते हैं आप, अगर आपको वो टैक्स देना है तो देने के लिए अपनी कम्युनिटी को ये आमादा कर सकते हैं। और ये ताजिर जो हैं एक तो इस तरफ जा सकते हैं कि उसको साथ लें, और दूसरा ये है कि उनका इंटरेस्ट होगा ना कि हमारे जो हल्के के लोग हैं और जिसमें कारोबारी लोग ज़्यादा होते हैं उनका कारोबार ठीक तरीके से चल सके, उसको वो उनके मफादात की निगहबानी कर सकेंगे। इनका तो कोई नुमाइंदगी नहीं होती है बेचारों की, वो कहीं भी बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ टैक्स वाले आ जाते हैं जो ना टैक्स से अदर देन ले जाते हैं, वो तो उसका हिसाब ही नहीं है कि जिन लोगों ने अब 50 महकमे आ जाते हैं जो भत्ता लेने के लिए आ जाते हैं। भाई यार खुदा के वास्ते जायज़ टैक्स ले लो और ये सारी भत्ताखोरी बंद करो, तो वो नहीं होता। ये अगर आएंगे तो खुद ऐवान में आकर ये बात खुद कर सकेंगे कि जो नाजायज़ जो स्टेट को नहीं मिल रहा है पैसा वो तो स्टेट को मिले ना, और जो लोग उस नेट में उनका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और यही जो ताजिर बराए कारोबारी हजरात है जब ये ऐवान में जाएंगे, चूँकि ये मसाइल को अवाम की नफ्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो ये अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे इन मसाइल को। लेकिन जनाब ये तभी आएंगे जब हम वोट डालने जाएंगे 8 फरवरी को। तो वोट डालना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों बन चुका है? किस तरह से वोट की अहमियत हमें उजागर करनी चाहिए और कैसे हमें निकलना है 8 फरवरी को, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वोट जमहूरी मुआशरे में एक ताकतवर तरीन हथियार है। आपका वोट बहुत अहमियत का हामिल है। आपका वोट इतनी बड़ी ताकत है। सोचने और समझने की बात यह है कि कौन आप और आपके बच्चों की बेहतरी के लिए काम करेगा। वोट डालने से आप अपनी राय उसके बारे में दे सकते हैं। ज़रा सोचिए कि आपके वोट ना डालने से सिर्फ नुकसान आपको नहीं बल्कि एक ऐसे फ़र्द को भी पहुँचेगा जो कानून साजी में अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन आपके एक वोट ना डालने से वो असेंबली में नहीं पहुंच पाएगा। इससे पूरी रियासत का नुकसान होगा। तो आज इसकी अहमियत समझने की हम कोशिश करेंगे। ये सवाल लेके मैं पहले एहतशामुल हक साहब की जानिब जाऊंगी। सर, ये अभी तक ये रवाज है कि वोट को हम अपनी प्रायोरिटी नहीं रखते, और वो पढ़ा लिखा तबका भी उसमें शामिल है। आप आज बात करके देखें, लोग यही कहते हैं कि देखेंगे 8 फरवरी को निकलना है नहीं निकलना, काम बड़े इंपॉर्टेंट है। आमना, आई एम सो हैप्पी कि आपने ये टॉपिक में इसको इंक्लूड किया है कि ये इसकी अहमियत कितनी है। मैं देख रहा हूँ कि टीवी चैनल पे इस तरह की बात होती नहीं है। जब देखिए इलेक्शन हो रहा है तो वोट डालना और इसकी अहमियत के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। देखिए ये बहुत बड़ी एक सिविक ड्यूटी है आपकी। और ओवर द ईयर्स हम देखते हैं अमेरिका, यूरोप और जो हमारी जमहूरियतें हैं दुनिया की, वहाँ पे कितने ज़बरदस्त तरीके से वोट को इस्तेमाल करते हैं पावर के तौर पर वोटर्स। और फिर देखें 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है हमारे यहाँ। एक तो यह कि वोट को लाजमी कर देना की जरूरत है। यहाँ हमारे यहाँ देख लें टर्नआउट बड़ा कम रहता है। जब तक आप लोगों को मजबूर नहीं करेंगे ना कि वोट दें, फिर अपनी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें, उससे बहुत अवेयरनेस आएगी। देखिए अमेरिका में ओवर द ये चीजें तब्दील हुई। आपको याद है उन्होंने बाकायदा अमेरिका के आइन में आमना 15वीं तरमीम की गई थी 1869 में, जिसमें से पहली मतलब ब्लैक वोटर्स को उन्होंने इजाजत दी कि आप वोट करेंगे। इसी तरह आप देख लें पूरे यूरोप में तब्दीली आई। हमारे यहाँ तब्दीली आने का नाम ही नहीं रहती। हमारे यहाँ देखें 2 बड़ी पार्टियां थी, उसके बाद तीसरी पार्टी आई PTI, उसने कुछ सीखा कुछ नहीं सीखा, कुछ सीख के गवा दिया। मेरा ख्याल है सबका फोकस सिर्फ ये है कि उस दिन ढो के लोगों को ले जाएं, लेकिन लोगों को ये बताने की जरूरत ही नहीं पेश आ रही। अभी देखिए चंद दिन पहले इलेक्शन से इन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टोज दिए हैं और उसमें भी इतनी तेजी के साथ दिए चीजें। सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ना अमल करना है ना बात करनी है। वही बरादरी सिस्टम के तहत इलेक्शन कराए जाते हैं, वही तबकाती सिस्टम है, वही धड़ेबंदी की सियासत है। और आप देख लें पहले तो आप देख लें 70% एग्रीकल्चर आते थे समझियों में, अब थोड़ा सा ट्रेंड तब्दील हुआ है पिछले 10-12 सालों में। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेडर्स भी आना शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब को सलूट करना चाहिए, उनकी वजह से बहुत सारे लोग आए हैं, अगरचे वो अपने मफाद के लिए आए हैं। इस तरह समझियों में बैठे लोग हैं, वो जो 70% एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो अपनी मर्जी करवाते हैं। एक बड़ा टैक्स है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स,
वो मुझे याद आता है, लेट डॉक्टर महबूल्ला कहा करते थे आमना कि ये आज 40 साल पहले 35 साल पहले कहते थे पाकिस्तान में ज़राअत का इतना पोटेंशियल है कि इसमें 600 अरब रुपया सालाना हमारे जो लैंडेड जेंट्री कमाती है, लेकिन $2 बिलियन टैक्स नहीं देती। तो देखें वहां से भी टैक्स आए, वो भी आए, इसमें फिर इंडस्ट्रियलिस्ट आना शुरू हो गए, वो भी अपना टैक्स दें। असल जो बात पूछ रही ना वो आपकी मेरा ख्याल है बड़ा वजन है कि अब 24 करोड़ रुपए के अवाम में, अब तो माजरत के साथ 60% लोगों में जो पढ़े लिखे शुमार होते हैं हमने, उनमें वो भी हैं जो अखबार पढ़ सकते हैं और अपने साइन कर सकते हैं। तो सही मानों में तो देखा जाए तो लिटरेसी रेट हमारा 30-35% से ज्यादा का नहीं है, लेकिन हमारे लोग इस तरफ आते नहीं। अब निज़ाम आप देख लें, एजुकेशन का निज़ाम देख लें, 2.5% से कम करते रहते 1.25% तक नीचे ले गए अपने तालीम का बजट। तो मेरा ख्याल जरूरी है कि अवेयरनेस पैदा की जाए और हमारे जो वोटर जो ट्रेंड है जो ना हिकमत अमली जो बनाई जाती है कि जी ढो के लोगों को गाड़ियां बिठा के वोट करना है, और फिर दूसरा एक बात करने की इजाजत दें। तीन लोग हम ना वोट करने जाते हैं, एक पीटीआई से है, पीएमएलएन से, एक पीपल्स पार्टी से, बड़े दोस्त हैं। अब तीनों ने अपने अपने जाके वोट डालना है। एक जाके जब देखेंगे किसी एक पार्टी को वोट पड़ रहा है ज्यादा, तो दो बाकी कहेंगे यार हमें वोट जाहिर नहीं करना चाहिए, हमें भी जीतने वाले के साथ शामिल हो जाना चाहिए। ये चीजें अवेयरनेस लोगों में आनी चाहिए। आप जो बंदा समझते हैं कि वो वाकई आपकी खिदमत कर सकता है, ठीक है, उसको वोट का, लेकिन निकले जरूर। बिल्कुल सही बात है शाह साहब। ये हम बैठ के हुक्मरानों को कोसते रहते हैं, मसाइल लेकर बैठे रहते हैं, मसाइल का हल हमारे हाथ में होता है जब अगर राइट टाइम पर जाके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वोट डालना, वो अभी तक हम उसकी अहमियत को समझ क्यों नहीं पा रहे? क्या मसला है, क्या रुकावटें हैं? मेरा ख्याल है, देखिए शाम साहब ने जैसे कहा कि हमारे यहाँ बड़ा पढ़ा लिखा तबका और चाहे बड़े सेंसिबल लोग भी हो, लेकिन वोट वाले दिन शायद उनका रिस्पांस बड़ा जो है वो कह सकते हैं कैजुअल सा होता है। और मेरे ख्याल में वोट ना दे के वो उन लोगों को असम्बलियों में जाने की इजाज़त दे देते हैं जो कि इस बात के अहल नहीं, और बाद में वो शायद मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर वो डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊँ कि 2018 के इलेक्शन में आपने देखा, चाहे तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया, अच्छा किया बुरा किया, लेकिन आपने मास मोबिलाइजेशन देखी कि वो लोग, मैं बल्कि कहूँगा कि मैं अपनी इर्द गिर्द के जो फैमिलीज़ के लोगों को दूँ, ऐसे ख़वातीन, ऐसे हजरात जो कि 70, 72, 75 साल के थे, वो मोबिलाइज हुए और उन्होंने जाके वोट दिया। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अवाम के अंदर हमारे इदारों और जो वोट कंडक्ट करने वाले या इलेक्शन जो है वो करवाने वाले इदारे, वो कितना मोबिलाइज करते हैं लोगों को वोट की अहमियत से। ठीक है, अभी आपके पास मॉडर्न गैजेट्स आ गए, आप मोबाइल रिंगटोन्स पे, आप मीडिया पे, आप टीवी पे, आप रेडियो पे लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, और मोबिलाइजेशन है। क्योंकि देखिए अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो वोटिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर अगेन बात वही है कि आपने अहमियत जरूर याद दिलानी है लोगों को कि आपका वोट जो है वो इंतहाई अहम है, इससे चेंज आएगी। और जो बार बार हम बात करें, पिछले 2018 के इलेक्शन के अंदर एक चीज ये जरूर हुई कि आम लोग निकले, यंग बच्चा निकला, और अब आपके पास जो 70% से ज्यादा आबादी है नौजवानों की, मेरे ख्याल में उनके अंदर वोट का सेंस भी आ गया है। और ओवरऑल देखा जाए तो जो जिस तरीके से सोशल मीडिया और ई मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस, तो आप हैरान हो गए। एक टिकटॉक वीडियो शायद मैंने आपके साथ शेयर भी की, बिल्कुल ऐसे ही आम जिस तरह से हम देख रहे हैं इन इंतखाबात में, जी जी, जो आप अपने वोटर्स को मोबिलाइज करके कह रहे हैं कि जनाब आप इस तरीके से जाएं, बेशक आप जो अपने मुखालफिन के ट्रांसपोर्ट में बैठ के जाए, लेकिन वोट जरूर डालें। इंडीड हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार भी है इस बार, जिस तरह से वोटर्स को मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह करे कि इस तरह का टर्न आउट भी हमें दिखाई दे। हमाद अभी भी जो जिस तरह से शाह साहब कह रहे हैं कि वोटिंग ट्रेंड उनको लग रहा है कि ज़्यादा हो चुका है, वोटर अब निकलेगा, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई क्योंकि मेरा भी एक सोशल नेटवर्क है। 70% लोगों से जब मैंने बात की तो वो यही कह रहे थे कि देखेंगे जाना है वोट देने या नहीं जाना, और उनमें पढ़ा लिखा तबका भी शामिल था। जी आप ठीक कह रही हैं। कुछ हवा भी ऐसी बनी हुई है जैसे लोगों को लगता है कि पहले से ही डिसाइडेड होता है। हमारे मुल्क में तो खैर हर इलेक्शंस में ही ये हवा बन जाती है कि लोगों को लगता है पहले से ही डिसाइड होता है, इसलिए दूसरे लोग निकलते नहीं हैं। 2018 में अच्छा टर्न आउट आया, इस बार उम्मीद करनी चाहिए कि उससे भी बेहतर आए और हम सब वोट डालने के लिए निकलें। ये एक वो वाहिद दिन होता है हमारे मुल्क का जब हम ये कह सकते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गया महमूद और अयाज, तो हर किसी का वोट उसका जो है, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो हर किसी का वोट बराबर है। आपका वोट और इस मुल्क के ताकतवर तरीन इंसान का वोट बराबर है, आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और आपने ये नहीं सोचना कि आपका दिए हुए वोट से आपका कैंडिडेट अगर हार भी जाता है तो वो वोट ज़ाया है, वो वोट ज़ाया नहीं है।
एटलीस्ट आपने अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई है कि आप अपने कैंडिडेट की किस मंशूर के साथ आप एग्री करते हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो एफिलिएट होना चाहता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी उस मंशूर को अडॉप्ट करना चाहती है तो वो वोट काउंट मैटर करेगा। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि आपका दिए हुए वोट से कोई फर्क पड़ेगा, वो वोटर आपका कैंडिडेट जीतेगा, आपकी पार्टी जीतेगी या हारेगी। वोट डालना आपका फर्ज है। आपको आइन में कुछ अगर हकूक दिए गए हैं तो कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी हैं। हम लोगों को तनकीद का बहुत शौक है, हम तनकीद की तरफ बहुत आराम से चले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि जो शख्स वोट नहीं डालता वो अपना ये तनकीद का हक जो उसको मिला हुआ है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो ये भी खो देता है। उसको फिर कोई हक नहीं रहता कि वो ड्राइंग रूम में बैठ के या सड़क पे या थड़ों पे बैठ के वो किसी के ऊपर कोई क्रिटिसाइज कर सके। तो वोट का हक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि कोई किसी किस्म की तब्दीली आए और हमारे नुमाइंदे हमारी सही तर्जुमानी करें, तो हमें अगर जब तक वोट नहीं डालेंगे तो वो दिन देखना नसीब नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, हक की राय दही है। और दूसरा ये कि फ़र्ज़ भी हो तो नहीं। लगारे साहब, आप किस तरह से इस पे रोशनी डालेंगे, लोगों को कैसे? ये है कि हमें तो ये देखना है कि इलेक्शन होते क्यों हैं। अगर ये इस सवाल का जवाब दे दिया जाए कि इलेक्शन इसलिए होते हैं कि हुकूमत साजी का हक जो है वो हमारा है, आम आदमी का है। वो आम आदमी जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में मौजूद है, जो 18 साल से ऊपर 80 साल तक 90 साल तक जो भी उसकी उम्र है, उस वक्त उस उम्र तक के हर आदमी का ये राइट है कि वो अपना वोट इस्तेमाल करे और अपनी मर्जी की हुकूमत। जब आप वोट डालने जाएंगे ही नहीं तो फिर आप अपनी मर्जी का हुक्मरान कैसे लेंगे? अच्छा जी, मेरे वोटों का तो असर कुछ नहीं होगा इसलिए कि वो तो पहले ही फैसला हो गया है। तो आपने इस जो भी फैसला आपकी मर्जी के बगैर हो गया है, किसी ने कर भी दिया है, तो उस फैसले को आप गलत साबित करने के लिए निकले ना अपने घर से, जाएं वोट डालें। ये क्या बात हुई कि जनाब चूंकि फैसला हो गया है, चूंकि मेरी मर्जी का जो है वोट उम्मीदवार आएगा नहीं, मेरी मर्जी की पार्टी आएगी नहीं, मेरी मर्जी की पार्टी को जो है वो मुश्किलात हैं, फुला है, मैं नहीं जाऊँगा वोट डालने। किस लिए नहीं जाएंगे आप जाएं वोट डालने के लिए, जाकर वोट दें। और जो भी आपकी पार्टी हो, आपकी पार्टी का अगर मजहब का नुक्ता नज़र है कि उसने कोई मजहबी रिफॉर्म करना है, अगर आपकी पार्टी ने सोशल रिफॉर्म करना है, अगर आपकी पार्टी ने कोई चीज़ डिलीवर करनी है, और अगर आप तवक्को है नहीं है लेकिन आपने एक पार्टी के साथ देने का फैसला किया हुआ है, तो आप जाएं वोट तो डालें ना। उसका वोट डालना आपका बुनियादी हक है। अच्छा, बाद दफ़ा क्या होता है कि वोटों की खरीदो फरोख्त होती है। अगर ये वोट जिसने 5 साल के लिए अपनी हक के हुक्मरानी किसी शख्स को देना है, क्या उसकी कीमत यह है कि 1000 रुपये आप लें और वोट डाल दें? यानी एक मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है कि एक जीतने वाले ने कहा था भाई मैं किसी का एहसानमंद नहीं हूँ, मैंने 2.5 करोड़ खर्च किया, 25,000 वोट लिए, मैं 25,000 वोट लेकर मैंने एक वोट की कीमत अदा की है, तो भाई क्या हुआ फायदा उसका? यानी आपने वो कहता है मैं अपने घर में भी किसी को नहीं आने देता, क्योंकि मैं लोगों को कह देता हूँ कि भाई आपने मुझे वोट ऐसे नहीं दिया है, मैंने तो वोट खरीदे हैं आपसे। अगर खरीदो फरोख्त की बुनियाद पर अगर आपने जाकर वोट डालना है तो फिर तब सोचना कि अपने दिल से जाकर देना, आप तब्दीली के लिए जाकर वोट दें। तब्दीली के लिए दूसरी यह है कि बरादरी की बुनियाद पर वोट न दें। ऐसा ना करें जनाब चूंकि ये मेरी बरादरी का है, चूंकि ये मेरा सरदार है, चूंकि ये मेरा बादशाह है, चूंकि ये मेरा गाँव कमरा है, तो आप वोट अपने दिल से दें और समझ के। दिल की आवाज़ है। जिस तरह से हम बात करें, कितना टाइम लगता है? 20 से 25 मिनट लगेंगे आपके, और कभी कभार उससे भी कम आपको हो सकता है पोलिंग स्टेशन को देखते हुए, तो वहाँ पर आपको उससे भी कम वक्त लगे। लेकिन ये 5 साल बाद एक बार एक अपॉर्चुनिटी आती है और ये फ़र्ज़ है आपके ऊपर, ये इमानत है, ये आपने ज़रूर करना है अपना अदा फ़र्ज़। तो जनाब, जिस तरह से अभी हम आम इंतखाबात की बात करें, वोटर्स की बात करें, तो आम इंतखाबात की तैयारियां तो जारी हैं। इस हवाले से लगभग तमाम सियासी जमातों की तमाम तर तवज्जो नौजवान वोटर्स पर है। इसकी एक वजह यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में 5 करोड़ 68 लाख से ज़ायद वोटर्स की उम्र 18 से 35 बरस के दरमियान है। यानी इस साल तकरीबन 44% नौजवान अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि तमाम सियासी जमातों ने यूथ विंग्स फाल कर दिए हैं ताकि नौजवान वोटर्स की तवज्जो हासिल की जा सके। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि नौजवानों की पसंदीदा जमात कौन सी है, और हमारे तज्जियाकारों के मुताबिक नस्ल नौ किस जमात की हिमायत करने जा रही है। तो ये सवाल का जवाब मैं पहले हमाद की जानिब लेकर बढ़ूंगी। हमाद, किसको देख रहे हैं आपके इस बार जो नौजवान हैं, किस जमात को पसंद कर रहे हैं या उसकी हिमायत कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो हर जमात ही नौजवानों का जो है चैंपियन होने का दावा कर रही है। सोशल मीडिया को देखें तो एक खास जमात नजर आती है, आप दूसरी तरफ फील्ड में देखें तो भी जो पार्टीज हैं वो नौजवान लीडरशिप के होने का और अपने नौजवान होने के बारे में
ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हैं कि हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके। नौजवानों को बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर फोकस किया जा रहा है, नौजवानों को भी इस दायरे में लाना बहुत ज़रूरी है। और मियाँ साहब कह रहे थे कि असल नौजवान हमें सपोर्ट करे, आपने उस जमात की बात नहीं की, एक जमात रह गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास भी नौजवान हैं, उनके पास भी काफ़ी सारी नौजवान ताकत है जिसके ऊपर वो भरोसा रखते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो 100 सीटें भी जीतेंगे, देखते हैं क्या होता है। वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपनी ताकत पे या दूसरे की कमज़ोरी पे, ये भी एक सवाल है। बहरहाल कमिंग बैक टू योर टॉपिक, योर क्वेश्चन एक्चुअली, नौजवानों को ज़रूर आगे आना चाहिए, नौजवानों को वोट भी डालना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, नौजवानों को जरूर वोट डालना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट इन पॉलिसी से ज्यादा अरसे तक अफेक्ट होंगे और इसके अंडर रहेंगे, तो इसलिए दे हैव बिगर स्टेक इन दिस पॉलिटिक्स, दे मस्ट परफॉर्म दैट रोल। बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब, आपका क्या टेक है नौजवानों के हवाले से? मेरे ख्याल में नौजवान एक तो ये कि मुल्क उन्हीं का है। जो जनरेशन हमारी थी वो अपना वक्त बहुत ज़्यादा, उससे हमने बहुत से वोट भी डाले और बहुत से हमने हुकूमतें लाए भी, अच्छी और बुरी हुकूमतें बनी हैं। अब वोट आपने डालना है और आपने जाना है, और आप यूथ जो है उसका एक किरदार बनता है, मुल्क उन्हीं का है। और उन्होंने ही, यानी आपसे शदीद इख्तलाफ के बावजूद, मेरा अगर इख्तलाफ भी होगा तब भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये इस मुल्क के में मेरी ख्वाहिशें जो हैं उन्हीं को होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश अफराद या पार्टी की वजह से नहीं है, मैं सिस्टम की बात करता हूँ कि आपको इस सिस्टम को तब्दील करना है जहाँ इंसाफ नहीं मिलता है, जहाँ रोज़गार नहीं मिलता है, जहाँ वसाइल को ठीक तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जहाँ अपने दरिया बेच दिए जाते हैं या जो भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, जहाँ पर आप पानी के वसाइल को रिजर्व नहीं करते हैं, जहाँ आप बहुत सी चीज़ों को नहीं ठीक करते हैं, आप अपनी चीज़ों को अपने शहर के, अपने मुल्क के लोगों को डिलीवर नहीं करते हैं लोग, तो आपने खुद डिलीवर करने के लिए अपने आप को आना है आगे, यूथ को इस ताकत को, अपनी ताकत को इस्तेमाल करना है, अपने हक में वोट देना है, और उस वोट के इस्तेमाल से आपने उस तब्दीली की बुनियाद रखनी है जो तब्दीली आपकी मुंतजर है और आपके मफाद में आएगी। अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। शाह साहब, आप क्या समझते हैं, हमारी अभी जो एक बड़ी तादाद में यूथ वोटर्स है वो किस जमात के साथ है? आपका एनालिसिस क्या है इस पे? अब अगर आप मेरा ऑब्जेक्टिव ओपिनियन चाहती हैं तो मेरे ख्याल में शायद विजिबली नजर आ रहा है कि कहाँ है, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर है या ई मीडिया के ऊपर है, लेकिन आपका 25 साल से ऊपर का जवान जो है वो आपकी पॉपुलेशन का अक्सरियत है। और ये दूसरी राय नहीं होनी चाहिए हमें कि हमें हकीकत पसंद भी होना होगा। बेशक PMLN और पीपल्स पार्टी अपनी एक नौजवान क़यादत को आगे ला रही, मियाँ साहब अपनी नौजवान बेटी को शायद आगे लाना चाह रहे हैं कि वो बागडोर संभालेंगे, बिलावल भुट्टो ऑब्वियसली वो भी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक हकीकत आप जरूर मानेंगे कि इस मुल्क का नौजवान अगर किसी तरीके से मोटिवेट हुआ या मोबिलाइज हुआ, वो तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन थे उससे अभी तक मोबिलाइज है। बेशक अगर 9 मई का वाकया ना होता तो मेरे ख्याल में आज स्टिल आप देखते हैं कि मुल्क का नौजवान उसी पार्टी के पीछे जा रहा था। अब अगर आप बड़ा भी उसको डिनाई करना चाहें या उसको स्पेस ना देना चाहें, रोकना चाहें, बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस, ऑब्वियसली मुल्क हमारे लिए इंतहाई अहम है। बेशक जो गलती तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने की वो उसका खमियाजा उन्होंने भुगता, और मेरे ख्याल में इस मुल्क का नौजवान भी शायद उनसे गिला करता रहेगा कि एक मौका उनको मिला था इस मुल्क को संवारने का, लेकिन शायद वो फेल हुए, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन फेल हुए। उस पर हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल से जो इर्द गिर्द हम देखते हैं जमीनी हक़ाइक़ बिल्कुल ये है कि वो नौजवान काफी मायूस हुआ इस तमाम सूरत हाल से, और मेरे ख्याल में उसका सोचना बिल्कुल ठीक है, सोचना पड़ेगा, स्पेस है। एहतशाम साहब, आप कैसे देख रहे हैं, नौजवान वोटर्स बढ़ गया तादाद में, क्या होने जा रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है आमना कि एक हद तक तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे ओपनली कहना चाहिए कि PTI की एक बड़ी सपोर्ट थी, नौजवानों की थी, लेकिन आप एक और फैक्टर को भी ज़हन में रखिएगा कि जब ये इलेक्शनरिंग, जब आप देख रहे हैं जिस अंदाज से इंतखाबी मुहिम तेज हुई है, अभी आप देख लें नवाज शरीफ साहब के, बिलावल भुट्टो साहब के जितने बड़े बड़े जलसे हुए हैं उसमें आपको नौजवान नजर आएंगे। लिहाजा ये कहना कि मोनोपोली एक किसी हुकूमत की है तो मेरा ख्याल है उसको उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। असल बात इस वक्त यह है कि नौजवान जिस अंदाज से चीजें देख रहे हैं उनका वाकई अब वक्त आ गया है कि वो फैसला डिसीजन मेकिंग में अपना रोल अदा करना होगा। एहतशाम साहब, बिल्कुल हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है, आपसे माजरत के वक्त बिल्कुल क्लोजिंग का टाइम आ चुका है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम नाजरीन ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।